रहा है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में होगा तो उसमें फ़ायदा करेगा। और गरारे करने हैं, उसके अलावा ये थोड़ा टाइम लेगा। जैसे इस बार का जो वेव है सेकेंड पीक, इसमें देखा जा रहा है कि माइल्ड डिजीज़ भी कम से कम 7 से 12 दिन का समय लगा रहे हैं ठीक होने में। तो इतना समय लगेगा, इसलिए जिनको भी कोई भी तकलीफ़ हो रही है घबराना नहीं है, टेस्ट करवाइए, दवाइयाँ लीजिए, घर में आइसोलेट हो जाइए। जैसे ही सर्दी बुखार लगता है तो ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मुझे तो कोरोना नहीं होगा, मान के चलिए कि मुझे कोरोना हो ही गया। खुद को आइसोलेट कीजिए दूसरों को बचाने के लिए, ताकि जिस टाइम पे हमारा टेस्ट का रिपोर्ट नहीं अवेलेबल है उस समय तक हम दूसरों में वायरस नहीं फैला रहे हैं। तो आइसोलेट करके और अपने टेस्ट का इंतज़ार करें रिपोर्ट का, और कम से कम 7 से 12 दिन या 15 दिन तक 2 हफ्ते आइसोलेटेड रहें मिनिमम। इतना समय लग रहा है सारे लक्षणों को कम होने में, कमजोरी भी हो रही है। और कुछ सवाल ये भी है कि रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी गले में दर्द है, खांसी है। 1-2 सवाल इस जुड़े हुए हैं, हालांकि उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट करवाई पता नहीं, लेकिन आरटीपीसीआर मैं भी अपील कर रहा हूँ, आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाई। ये सवाल बहुत ही वैलिड है, क्योंकि कुछ लोगों में ये देखा जा रहा है कि लक्षण होने के बावजूद शुरुआती जांच में कोरोना नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो सकता है क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वायरस जो है आपके बॉडी में अभी मल्टीप्लाई कर रहा है, उतना एनफ नंबर में नहीं पहुंचा है कि टेस्ट में उसकी पॉजिटिविटी पकड़ा सके। इसलिए अगर लक्षण है और शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो उसमें प्लानिंग यही रहेगा कि 3-4 दिन के बाद एक बार दोबारा से रिपोर्ट करवाना है। और इन सारे केसेस में सेकेंड रिपोर्ट जरूर पॉजिटिव आ रही है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है। हार्ट पेशेंट और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए वीणा जी क्या प्रिस्क्रिप्शन, हालांकि डॉक्टर देख के ही बताते हैं, रिपोर्ट देख के ही, लेकिन फिर भी हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके लिए किस तरह के ख्याल रखे जाएं अगर कोरोना संक्रमण हो गया तो। देखिए हार्ट और शुगर वाले, हार्ट और शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की कोई तकलीफ रह रही है या जिनका बड़े लंबे समय से वो शुगर के मरीज रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो जो जनरल दवाइयाँ बाकी मरीजों के लिए हैं वो तो चलनी हैं। उसके अलावा हार्ट वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा हम लोग जो एहतियात बरतते हैं कि एक ईसीजी भी करवा के देख लिया जाता है, एक खून को पतला करने वाली दवा जो ना कि सिर्फ हार्ट वाले पेशेंट में बल्कि बाकी सारे मरीजों में शुरुआती दौर से ही, इवन अगर माइल्ड सिम्टम है, मामूली लक्षण है, तो वो दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट हैं या सुविधा है तो इंजेक्शन फॉर्म में ये दवा आती है। अगर घर पर हैं या किसी ऐसे जगह पे जहां इंजेक्शन नहीं पड़ सकता है तो उसका रिप्लेसमेंट टैबलेट फॉर्म में भी है। तो खून को पतला करने वाला दवाई भी बहुत ज़रूरी है। शुगर वाले पेशेंट के लिए ये कहना होगा कि अगर पहले से वो शुगर के मरीज हैं और उनकी शुगर की मॉनिटरिंग चल रही थी तो कोई भी इन्फेक्शन ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। कोरोना इन्फेक्शन इसका अपवाद नहीं है, तो शुगर मॉनिटरिंग करते रहना है। और अगर ज़्यादा बढ़ जाए शुगर तो अपने डॉक्टर को सलाह लेना है, बिकॉज क्या होता है कि जब शुगर बढ़ता है तो मरीज में दूसरे इन्फेक्शन, दूसरे संक्रमण का भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ों से बचाव करना है। इन दोनों मरीजों को, हार्ट और शुगर वाले को, थोड़ा परहेज रखना है, बट बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर वो अपनी ओरल दवाइयाँ ले रहे हैं शुगर के लिए तो वो लेते रहें, इंसुलिन ले रहे हैं तो लेते रहें। अगर डॉक्टर के संपर्क में हैं तो कई बार जो टैबलेट्स होते हैं उसको इंसुलिन पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जल्दी से। निगम प्रकाश जी, नॉर्मल फीवर और कोरोना के फीवर में डिफरेंस क्या है? प्रीति कुमारी ने ये सवाल पूछा है। देखिए, हाँ, नहीं, ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है आज के लिए, इसलिए कि आज कोई भी बुखार हो तो कोरोना का दस्तक ही इसको समझा जाए। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि कोरोना बहुत रूप बदल के प्रकट हो रहा है और ये महामारी जो है हर दिन आपको कितने लोगों का ये जान ले रही है, देख ही रहे हैं आप। तो इसलिए आप जो है कभी भी अनदेखी मत करें। और कोई भी फीवर हो, अभी आप ये सोचे नहीं कि ये दूसरा वजह हो सकता है, ये पहला वजह कोरोना ही समझें और इसका जरूर इसकी जांच करा लें, नहीं तो बहुत ही खराब असर हो सकता है। अगर ये बीमारी अगर थोड़ी दिन छोड़ दी जाए
और उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए अभी आप जो है कोई दूसरे फीवर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर मत जाएं और हर फीवर को कोरोना फीवर मान के ही चलें। और इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है बच्चों को लेकर, क्योंकि इस बार का जो वेव है दूसरी लहर में बच्चे भी शिकार हो रहे हैं और इवन इन्फेंट 6 महीने के बच्चे भी हमने देखा खबरों में। हालांकि बच्चे संक्रमित होकर फिर रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या आप सलाह देंगे, कैसे बचाव करें और कोरोना अगर हो गया तो फिर कैसे बच्चों को सुधार करें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि इस बार का जो ये सेकंड वेव है इसके जो स्ट्रेन्स हैं ये बच्चों को भी उसी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं जैसे बड़ों को। और कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी एज इससे अछूता नहीं रह गया है। आपने देखा होगा अभी जितने भी कैजुअलिटीज हुए हैं उसमें सब जो है 60 साल के नीचे के ज़्यादातर हैं। और भाग्यवश हमारे जो 19 साल से नीचे की पॉपुलेशन है, जो बच्चों की पॉपुलेशन है जिसको हम लोग मानते हैं, उनमें जो है मौत का सिलसिला थोड़ा कम है। ये जरूर मैं बता रहा हूँ। और ये सच्ची बात यह है कि ये जो बीमारी है बच्चों को इक्वली असर कर रही है, लेकिन बच्चों में इसकी जटिलता नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी हो रही है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए बच्चे में होना कितना घातक हो सकता है, मैं ये अभी बताने जा रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि बच्चा जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और बच्चे का जो उसका जो अगर सिम्टम हो, लक्षण हो, तो वो 4 प्रकार का या 5 प्रकार के विभागों में उसको बांटा जा सकता है। एक होता है माइल्ड होता है जिसमें कि सर्दी खांसी के जैसा होता है वो। दूसरे में हल्का निमोनिया होता है जिसमें कि ग्रंटिंग वगैरह नहीं होता है। और तीसरा होता है कि सीवियर निमोनिया होता है। और चौथा होता है वो क्रिटिकल होता है जिसको कि आईसीयू में रखने की जरूरत होती है, जिसमें कि उसके दूसरे सिस्टम जो अफेक्टेड होने लगते हैं लंग्स के अलावा, तो वो हो जाएगा। और एक स्पेसिफिक है 5वां जो कि है MIS-C, जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ कोरोना। तो ये बहुत रेयर है। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि बच्चों में 90% बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होकर के निकल जाते हैं। सिर्फ 5 से 7% जो है उनमें कुछ समस्या आती है जिसको कि निदान करना पड़ता है। रादर कुछ हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं बच्चों में, एमॉक्सिसिलिन भी देते हैं, क्योंकि वो सोचा जाता है कि कभी कभी कोई इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो देते हैं भले ही हम लोग, लेकिन आईसीयू के लायक जो है वो कम ही केस होते हैं। आईसीयू के लायक सारे केस नहीं होते हैं। इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। बच्चों को सारा होम आइसोलेशन का प्रोसीजर रखना है, बच्चों से आपको बचाव रखना है, ये सारा चीज करना है। जो कोविड अनुकूल व्यवहार है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट हैज टू बी मेंटेन, इसको तो मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे हैं। विकास कुमार ने पूछा था सांस के रोगी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। राजीव गुप्ता ने भी पूछा है जिसको सांस की प्रॉब्लम है वो क्या करें सांस के रोगियों के लिए। डॉक्टर वीणा जी, देखिए कोविड में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, चाहे यंग हों या फिर एजेड हों, उनमें एक स्टेज पर थोड़ा सांस का तकलीफ हो रहा है, स्पेशली जो मॉडरेट कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं। तो जैसे ही कोविड के लक्षण दिखने शुरू हो जाएं या फिर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए, तो जो हम सिखा रहे हैं सारे मरीजों को जो होम आइसोलेशन में है घर पे,